पहली चीज़ थी स्टैमरिंग, जो मतलब कि बाय बर्थ मेरे साथ आई थी। एक बंदा जिसके ढंग से एकेडमिक्स इतनी पुअर हो, उसमें वो खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि वो कुछ कर पाएगा। एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मेरे को अब रुकना नहीं है। वहाँ से तब वो मेरा सफ़र शुरू हुआ। 2018 में तैयारी शुरू करी। 2018 में हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आई। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सबके साथ आती हैं, मेरे साथ भी आई। आमतौर पर क्या क्या होता है दोस्तों, हमारे को बोलने से पहले सोचना पड़ता है, पर मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा था। मुझे बोलने से पहले भी और बोलते वक्त भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मैं स्टैमर करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करता हूँ बचपन से। इस इंटरेक्शन, इस टॉक के दौरान आपको ये भी पता लगेगा सबको कि मैं स्टिल काफ़ी जगहों पे स्टैमर कर जाऊँगा। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये किस लिए? क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। कॉन्फिडेंस 3 तरीके से आ सकती है। कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट से आ सकती है। पर्सनल, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर करता था। तो स्टैमरिंग से दोस्तों होता क्या है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो जब आप स्टैमर कर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो मेरा जो पर्सनल लेवल पे था जो कॉन्फिडेंस, वो तो रहा नहीं। दूसरी बात करें तो दूसरा होता है एक्वायर्ड कॉन्फिडेंस। एक्वायर्ड कैसे? कि जो अचीवमेंट्स हम लेते हैं, अचीवमेंट्स स्कूल लेवल पे क्या हो सकते हैं? आपके मार्क्स। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, किसी और चीज़ में, जो वहाँ से कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से ही लेते हैं कॉन्फिडेंस। तो पहले आते हैं वो टॉपर्स, 90% वाले, 95% वाले, 80% वाले, 75% वाले। हमारी दोस्तों यहाँ गाड़ी नहीं चलती थी, हमारी गाड़ी इससे बहुत नीचे चलती थी। कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों कि जिनकी गाड़ी चल रही होती है, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उन्हीं गाड़ी चल कैसे रही है। तो वो मैं भी उनमें से एक था। वो मुझे यही नहीं पता था कि मेरी गाड़ी चल कैसे रही है, पर फिर भी उस गाड़ी को चला चला कर मैं यहाँ ले आया हूँ। मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज क्रैक कर दिया है। जैसे मेरे, अब थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। मैं, जो मेरी पैदाइश है वो गांव जाटल, जिला पानीपत से है। जो मेरे पिताजी हैं वो चंडीगढ़ टूरिज्म में कार्यरत थे, जिस वजह से जो मेरी बेसिक स्कूलिंग थी वो सारी चंडीगढ़ में रही। चंडीगढ़ में स्कूलिंग होने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी स्कूलिंग रही, बहुत हाई फाई स्कूलिंग रही। वो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे 10th में मार्क्स कितने रहे होंगे। बहुत सब लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए यू हैव टू बी द मेरिटोरियस अक्रॉस द टाइम, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे 10th में मार्क्स थे सर 66%, 66%। 12th में आए 68%, 68%। तो अब आप ये लगा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरिटोरियस ही जा सकता है। अब आप सोचें कि शायद कुछ इन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान बहुत अच्छा किया हो। बताना चाहूँगा, मेरा जो जेई का स्कोर आया था, जो जो लोग इंजीनियरिंग से हैं वो जानते हैं कि जो मेरा रैंक आया वो आया 4,65,000। और आप जानते हैं 4,65,000 में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। तो मुझे जो कॉलेज में मैंने लिया वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था। और वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं यहाँ बैठे हैं, जो वो जिन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी होगी, वो अच्छे से जानते हैं कि क्या हाल रहते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के। जो गली में अगर आप हाईवे पे चलें और दोनों साइड जो कॉलेज खुले हुए हैं, उनका क्या हाल है। तो मैं भी उनमें से एक था। अब ये भी नहीं, सिर्फ यहाँ तक भी मेरे पास कम था, क्योंकि मैंने और लेना चाहा पढ़ाई के फील्ड में नीचे जाने के लिए। कैसे गया नीचे, आपको बताता हूँ। मैंने 17 सप्ली लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 रीअपीयर्स आई हैं। तो अब ये सोचिए कि बेचारा 70% नीचे वाला बंदा, और खास करके इंजीनियरिंग में इतनी सारी सप्लीज आने के बावजूद भी यहाँ खड़ा होकर बोल कैसे रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी। उस एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मेरे को अब रुकना नहीं है, बस रोज़ और रोज़ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, मेहनत। तो आपको मैंने कॉन्फिडेंस के 3 चीज़ें बताई। आपका पर्सनल, मेरा नहीं है। एकेडमिक, वो भी नहीं है। तीसरा आता है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फाइनेंशियल बैकग्राउंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से आते हैं फैमिली के, तो आप काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मेरे साथ वो भी नहीं था। मेरे बड़े दीदी जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के टाइम पे और मुझे इंजीनियरिंग के टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारे लोन्स उठाए, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी ख़राब होती चली गई। जॉब्स के बारे में बताऊं तो मैं फर्स्ट ईयर से ही कॉल सेंटर में नौकरी करी। कॉल सेंटर में नौकरी करना स्टार्टिंग में मुझे मजबूरी लगा, पर बाद में बहुत अच्छा हुआ। कारण उसका ये बताता हूँ। कॉल सेंटर में नौकरी करने के बाद ही मेरा 90 to 95% स्टैमर कम हो चुका है। उसके बाद वो सफ़र रुका नहीं जॉब्स का। कॉलेज के दौरान मैं पार्ट टाइम जॉब, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्समैन रहा। तो दोस्तों ये मैं कॉलेज टाइम में करता रहा। 2017 तक मैंने ऐसे ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरियाँ भी की है। तो वो ऐसा इंसिडेंट हुआ क्या जिसने मेरी ज़िंदगी बदली।
एक बार मैं पानीपत में किसी काम से गया था, वहाँ पर हम मीटिंग में किसी के साथ बैठे थे, तो जो बंदा सामने बैठ के बोल रहा था वो इतने एफिशिएंटली, इतने अच्छे तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा था, एड्रेस कर रहा था और सॉल्व भी कर रहा था। मुझे नहीं पता था यार इंसान कौन है। मैंने वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने अपने ताऊ जी के साथ गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि ताऊ जी ये कौन है? तो ये उन्होंने बताया ये पानीपत के डिप्टी कमिश्नर है। मैंने फिर उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि डिप्टी कमिश्नर कौन है, क्योंकि वहाँ उस चेयर पर बैठकर जो इंसान काम कर सकता है वो बहुत कुछ बदल सकता है, एक छोटे छोटे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकता है। तो मैंने उस दिन से ये शुरुआत करी कि डीसी बना कैसे जाता है। फिर यूपीएससी आया, फिर मैंने ये देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें लिखा था बड़ा बड़ा ग्रेजुएशन। तो अब यहाँ टास्क शुरू होता है। अब ग्रेजुएट तो हम है नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी सप्ली आई हैं, तो अब हम करेंगे कैसे? करेंगे एक तरीके से मेहनत करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे। फिर मैंने क्या किया, लास्ट का 1.5 साल जो मेरा इंजीनियरिंग का रहा, मैंने उसमें जी तोड़ मेहनत करी और 4 साल के अंदर ही विद करंट टाइम में मैंने 70% की डिग्री हासिल करी। बस दोस्तों ये अभी टास्क हुआ नहीं पूरा। टास्क क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि 17 सप्ली क्लियर करना तो बस एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा करना था। अभी तो रियल जंग तो बाकी थी। यूपीएससी के लिए हर साल लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं, पर कुछ परसेंट 0.1% इसका सक्सेस रेट है। तो हम कैसे करेंगे जबकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे IIT से इंजीनियर्स, एम्स के डॉक्टर, बड़े बड़े लोग, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DU से बच्चे आ रहे हैं जो कि क्लास 11th 12th से शुरू हो जाते हैं। उन्होंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब मैं बताना चाहूँगा, तो मेरे को वो डर तो बहुत था, पर मैंने वो डर को कैसे भी काम डाउन किया और तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के बीच में ही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी फैमिली की तरफ से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो मैंने दोबारा जॉब करनी शुरू कर दी। 2016 में मैं पास आउट हुआ था, 2016 में तैयारी शुरू करी थी, 2016 में मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का थैंक यू करता हूँ, क्योंकि एक बंदा जिसके ढंग से एकेडमिक्स इतनी पुअर हो, उसमें वो खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि वो कुछ कर पाएगा, उसकी फैमिली को उस पर भरोसा है कि तू अब बैठ के सिर्फ तैयारी कर, अगर तू चाहे बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरे मदर फादर हमेशा ये कहते थे कि शायद तू मार्क्स नहीं ला रहा है, पर तुझ में स्पार्क है, क्योंकि तू ज़िद्दी है, जो तू सोच लेता है एक बार वो करता ज़रूर है। ये मेरे मदर ने मुझे सिखाया कि तू बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ज़िद कर कुछ बड़ा करने की, ज़िद कर कुछ अच्छा अचीव करने की। तो वहाँ से तब वो मेरा सफ़र शुरू हुआ। 2018 में तैयारी शुरू करी, 2018 में हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आई और ये 19 में ही पूरा प्रोसेस हुआ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मेरे जो मदर फादर और जो मेरी सिस्टर थी, उन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया कि तू कर सकता है। इवन जब रिज़ल्ट आया मेरा, जिस दिन रिज़ल्ट आया था 19 दिसंबर 2019 को, मेरे बर्थडे से ठीक 4 दिन पहले, हुआ ये कि मैंने जब लिस्ट खोली तो मुझे उसमें मेरा नंबर नहीं मिला। मैंने 2 बार देखा, मुझे नहीं मिला। मैंने फ़ोन साइड में रखा और बोला मम्मी को कि मम्मी नहीं हुआ है। पापा भी बैठे थे, दीदी भी बैठे थे, तो मैंने बोला नहीं हुआ है। मेरे मम्मी को विश्वास ही नहीं, वो तो ऐसे सोच रहे थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरा ना हो। तो कह रहे तेरा हुआ होगा, चेक कर। मैं कहा नहीं हुआ है मम्मी, मैंने दो बार चेक कर लिया। तो मेरी दीदी ने चेक किया, वो कह अरे रंग मतलब तेरा है तो रोल नंबर इसमें, ध्यान से देख। फिर मैंने दोबारा देखा तो वहाँ पे मेरा रोल नंबर मिल गया। तो फिर मुझे उस दिन बहुत सी फीलिंग हुई कि हाँ, जो हमने इतना सारा परिश्रम किया, जो इतना सारा हमने ज़ोर लगाया, मेहनत करी, वो बहुत अच्छे से अब उसका रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से मैंने खुद को मोटिवेट रखा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं मैंने कौन सी चीज़ों को काउंटर कर लिया है। पहली चीज़ थी स्टैमरिंग, जो मतलब कि बाय बर्थ मेरे साथ आई थी। वो मैंने कॉल सेंटर के थ्रू पूरी मेहनत के साथ बहुत, क्योंकि आप जानते हैं कॉल सेंटर में 8 से 9 घंटे बोलना पड़ता है, वो एक प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है। उससे बोलते बोलते मेरे कम्युनिकेशन, जो मेरे वर्बल स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुए। दूसरी हुई पढ़ाई लिखाई मेहनत से आती है, कोई बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता। लोग बन सकते हैं, पर ही है आपको निरंतर मेहनत करनी है, बिना रुके मेहनत करनी है, तो आप वो भी अचीव होगी। थर्ड जो चीज़ थी वो थी फाइनेंशियल बैकिंग। वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जॉब में आए तो ठीक होती चलेगी, अब सब ठीक होता जा रहा है। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सबके साथ आती हैं, मेरे साथ भी आई। तो सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ वह सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया बनना चाहते हैं। हमें इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम को देखते हुए चलना है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंसाइक्लोपीडिया बनने के लिए नहीं। क्योंकि जब मैं
वो कहीं पर जाता हूँ मॉक्स देने या टेस्ट देने, तो वहाँ मैंने देखा लोग बात करते हैं, डिबेट्स करते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये सब चीज़ें कहीं रेलेवेंट भी होती होंगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विदाउट आज के टाइम में आईटी के हम बहुत बड़ी जनरेशन में हैं। इस टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में अवेलेबल है, तो उस जो एक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आपको इस तरह से अब्जॉर्ब करना है कि आप उसको प्रोडक्टिव वे में दे पाओ। सिविल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रैटेजी, कि आपको सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ी बात यही है कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आपके मार्क्स कितने आए हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये उनको कुछ मैटर नहीं करता। उनको मैटर करता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि बंदे की विजडम कितनी है, वो कितने अच्छे तरीके से चीज़ें समझता है, ग्राउंड रियलिटी को कितने अच्छे से जानता है, क्या जिस पैरामीटर्स पे एक सिविल सर्वेंट को होना चाहिए, क्या वो टेम्परामेंट रखता है, क्या उसको वो चीज़ें पता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए चलना है। तो दोस्तों मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, बस ये देखिए कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिएगा। आप जो हैं वो ओरिजिनल हैं। अपने आप को आज से कंपेयर कीजिए अपने कल को, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ और मुझे कल कहाँ बनना है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से खुद को कर्स मत कीजिए, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि मैं तब, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि 11th-12th में मैंने काफ़ी पढ़ाई नहीं करी, मैंने वैसे टाइम वेस्ट किया। तो मैं पिछले 3 साल तक यही बोलता रहता था कि यार मैं काश 11th-12th में अच्छा पढ़ाई कर लेता तो शायद कहीं और होता। मेरे दीदी ने बोला वो टाइम जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक कोट है, बहुत ज़बरदस्त कोट है कि यू कैन एनालाइज द पास्ट बट यू हैव टू डिज़ाइन द फ्यूचर। ये बोनो साहब ने कहा था, एल्फ्रेड डी बोनो ने, कि अगर आपको सच में सक्सेस होना है लाइफ में तो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है और अपने फ्यूचर को अप्लाई करना है। अपने फ्यूचर में वो चीज़ें अप्लाई करनी है कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी थी। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।